हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा तो था पर कारण नहीं जाना था। ठीक है, तो हम आज उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही थोड़ा और समझेंगे और उसका कारण भी जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम लाइट का सेकंड फिनोमिना शुरू कर चुके हैं एंड दिस सेकंड फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट का फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टर्म्स आज की क्लास में आप जानेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। इज़ इट ओके? तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करना है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमने ये जाना कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कितने तरीक़ों से होता है। वो दो तरीक़ों से होता है। कौन से दो तरीके होते हैं ये? इन दो तरीक़ों के लिए देखिएगा, आपको दो मीडियम की ज़रूरत थी। एक मीडियम जो आपने यूज़ करा, आपने उसे बोला था रेयर मीडियम। इज़ इट ओके? और वैसे मैं आपको आज इसका पूरा नाम बताना चाहती हूँ। सिर्फ रेयर नहीं, इसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम की आपके दिमाग में क्या इमेज होनी चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए ये रेयर वर्ड सुनते ही? ये रेयर वर्ड सुनते ही आपको समझ जाना है कि ये वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? फास्ट ट्रैवल करती है। उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इज़ इट ओके? और जो दूसरा मीडियम आपने सेलेक्ट किया था वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होना चाहिए। कैसा मीडियम होना चाहिए? डेंसर। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? हैवी मीडियम बोल देना सिर्फ सफिशेंट नहीं है इसके लिए। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलने का मतलब है कि ये वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। किसके कंपैरेटिवली? इसके कंपैरेटिवली। कंपैरिजन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आ गई बात समझ में? तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो रहा था। कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका था व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो क्या हो रहा था? लाइट रे अपने नॉर्मल पाथ से डिविएट हो रही थी, बेंड हो रही थी। वो तो होना ही है। कौन से प्रोसेस में? रिफ्रैक्शन प्रोसेस में यही तो होता है। व्हेन अ लाइट रे चेंजेस इट्स मीडियम इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने पाथ से मुड़ जाती है लाइट रे। इज इट ओके? कैसे मुड़ती है? व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड होती है लाइट रे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। आई बात समझ में? और अगर इसका दूसरा फॉर्म देखें, दूसरा फॉर्म कौन सा था? व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इज इट ओके? अब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर होगी तो क्या लाइट रे बेंड नहीं होगी? रिफ्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब जब मीडियम बदलेगा तब तब रिफ्रैक्शन होगा। इज इट ओके? पर अब किस तरीके से होगा? व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली टू रेयर मीडियम देन द लाइट रे बेंड इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाती है ये नॉर्मल से दूर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट ओके? तो इसके रे डायग्राम्स हम लोग बना चुके हैं लास्ट क्लास में। फ़िलहाल दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि फ़िलहाल हमें ये नहीं जानना कि ये कैसे हुआ था, ये तो हम जान चुके हैं। हमें अब इसका कारण जानना है। क्या जानना है हमें? हमें जानना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वॉट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्या कारण था कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो अचानक से उसका पाथ ही बदल गया। कभी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, कभी नॉर्मल से दूर चली गई। तो इसका क्या कारण था? ये कारण हमको जानना है और कारण एक्चुअली हम बहुत पहले ही जान चुके हैं। यहाँ तो बस हम उसे रिवाइज करने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। क्या कारण है? व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कारण है कि जब मीडियम चेंज होता है ना, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जब अपना मीडियम ही चेंज कर लेती है, एयर से पानी में या पानी से ग्लास में एंटर होती है, तो ऐसा करने पर लाइट की वेलोसिटी जो है, आप वेलोसिटी वर्ड से कंफ्यूज ना हो, वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर हमारे लिए सेम ही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बदल जाती है। आई बात समझ में?
मतलब जब लाइट रे एयर से वाटर में एंटर हो रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। वाटर से एयर में एंटर हो रही है तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है तो दोबारा से स्पीड क्या हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। आई बात समझ में? मतलब इस स्पीड के बदलने से ही सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, लाइट रे का रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन का मेन कारण? बस ये एक ही पॉइंट में आपको कारण लिखना है। द मेजर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट व्हेन अ लाइट रे changes its medium, its velocity also changes. Is it okay? आ गई बात समझ में? तो चलो भाई, हमको बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्रैक्शन का ये सिंपल सा कारण समझ में आ गया। क्या है भाई सिंपल सा कारण रिफ्रैक्शन का? That when a light ray changes its medium, its velocity changes and therefore it bend either towards the normal or goes away from the normal. Is it okay? अब हमको क्या जानना है? हमको जानना है कि जब ये रिफ्रैक्शन हुआ, जब लाइट रे का मीडियम चेंज हुआ तो क्या बदली? लाइट वेव की वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी बदली? लाइट वेव की। क्या बदली? लाइट वेव की वेलोसिटी बदली। इज इट ओके? तो जब हम लाइट को लाइट वेव बोल रहे हैं तो वेव से रिलेटेड तो और भी वर्ड्स हैं। याद है क्या आपको वेव से रिलेटेड और दूसरे कौन से वर्ड्स हैं? हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। आपको वर्ड्स तो याद होंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर बात वेव की करें तो वेवलेंथ भी कुछ होता है। बात अगर वेव की करें तो फ्रिक्वेंसी भी कुछ होता है। वेव है तो वेवलेंथ भी होगी और फ्रिक्वेंसी भी होगी। अगर आपको इनकी परफेक्ट डेफिनेशन याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं याद है तो क्लास 10th में फ़िलहाल हमारे कोई काम आने वाली भी नहीं है। इज़ इट ओके? तो मैं आपको इनकी डेफिनेशंस रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, एज दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल इन दिस चैप्टर। इज़ इट ओके? बस हमें तो ये जानना है कि अगर लाइट वेव की मीडियम बदलने पर वेलोसिटी बदल रही है तो क्या उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी रिफ्रैक्शन प्रोसेस में? तो आपका आंसर है यस, दिस वेवलेंथ विल ऑल्सो चेंज। वेवलेंथ भी चेंज होगी। आ गई बात समझ में? वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कब बदलेगी? जब मीडियम बदलेगा। आई बात समझ में? दूसरी बात अब हमको जाननी है कि क्या लाइट वेव की मीडियम बदलने पर फ्रिक्वेंसी भी बदलेगी? तो आंसर है नो, फ्रिक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। ये चेंज नहीं होगी। नो चेंज विल बी देयर। दिस फ्रिक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। बात समझ में आ गई? हमेशा ये फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। चाहे एयर से वाटर में एंटर हो तो स्पीड बदलती है, यस। वेवलेंथ बदलती है, यस। फ्रिक्वेंसी बदलती है, नो। सेम रहती है, यस। आ गई बात समझ में? तो हमें पता लगा कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पर फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? सेम। तो हमने फिलहाल कारण जान लिया। किसका कारण जान लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने रीज़न जान लिया रिफ्रैक्शन का, कि आखिर ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है। इज़ इट ओके? अब हमें कुछ और जानना है। क्या जानना है? सुनिएगा ध्यान से। भाई हमने पढ़ा कि मैं आपके सामने दोबारा से रे डायग्राम बनाने जा रही हूँ और उसके थ्रू समझाने जा रही हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि ये एयर और वाटर दो मीडियम है, तो हमने नीचे क्या बना लिया? यहाँ पर वाटर मीडियम बना लिया। बात समझ में आई? ठीक है। और इसको मान लीजिए आप मीडियम नंबर 1 और वाटर को मान लीजिए आप मीडियम नंबर 2। हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से इनको नंबर दे दिए हैं। आपकी मर्जी हो तो एयर को 2 दे दो, वाटर को 1 दे दो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को 1 देना है और इसको 2 देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, तो देखिएगा एयर और वाटर ये दो मीडियम आपने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं। ये एयर यहाँ पर कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? रेयर। और वाटर कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? डेंसर। मतलब लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी? एयर में। और किस में कम होगी? कंपैरेटिवली वाटर में। इज इट ओके? आई बात समझ में? ठीक है। तो हमने ये बनाई लाइट रे, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमको क्या बनाना होता है? नॉर्मल।
ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो अभी तो सिर्फ बना रही हूँ, है ना, समझाने का काम हम पहले कर चुके हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही मीडियम बदलता है ये लाइट रे सीधे जाने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम है पर सीधी जाती नहीं है, क्या हो जाता है? इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर की तरफ मुड़ जाती है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इज इट ओके? चलिए आगे देखिए। और इस बेंडेड रे को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड। और इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है इस एंगल को? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आगे देखिए। अब हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा से हमने कौन सा मीडियम ले लिया? एयर मीडियम ले लिया। ओके, और यहाँ पर नीचे अब जो मीडियम लिया है वो हमने पानी नहीं लिया है, हमने ग्लास स्लैब ली है फिलहाल। कौन सा मीडियम लिया है? ग्लास स्लैब। इज इट ओके? बात समझ में आई? और फिर ये वही आपको पता है कि अगर कंपैरिजन एयर और ग्लास के बीच में भी किया जाए तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। ग्लास कैसा मीडियम है कंपैरेटिवली? ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। आई बात समझ में? ये हमने दोबारा से इंसिडेंट रे बनाई, कहाँ से आ रही है? एयर से। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हमें क्या बना देना होता है? नॉर्मल। नॉर्मल की डेफिनेशन कभी नहीं बदलती, सेम रहती है। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट ओके? ये लाइट रे यूँ सीधी जानी चाहिए थी पर नहीं जाएगी, क्या होगा? इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और इस मुड़ी हुई लाइट रे को आप क्या बोलते हैं? इस मुड़ी हुई लाइट रे को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी लाइट रे बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर भी ये लाइट रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे है। इज इट ओके? भाई रिफ्रैक्शन हो गया है ना, क्यों हुआ? कारण समझ में आ गया, क्योंकि एयर से पानी में एंटर होते ही लाइट रे की क्या चेंज हो गई? स्पीड। कैसी हो गई? अचानक से स्लो। यहाँ पर भी वही काम हुआ। एयर की ग्लास में एंटर होते ही लाइट रे की क्या चेंज हो गई? स्पीड। कैसी हो गई? स्लो। तो किधर बेंड हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज इट ओके? भाई रिफ्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी। लाइट रे यहाँ भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है और यहाँ भी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज इट ओके? तो अब हमें ये जानना है कि आखिर लाइट रे किस में ज़्यादा बेंड होगी और किस में कम, या सब में बराबर ही बेंड होगी? नहीं, सब में बराबर बेंड नहीं होगी। लाइट रे किसी मीडियम में ज़्यादा बेंड होती है, यहाँ पर ज़्यादा बेंड हो रही है, और किसी मीडियम में कम बेंड होती है। तो अब हमें ये बात कौन बताएगा कि लाइट रे इस वाले मीडियम में तो ज़्यादा बेंड होगी और उस वाले मीडियम में कम? तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए, और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है देखिएगा। मैं इसको यहाँ से रफ करने जा रही हूँ, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पूरे चैप्टर में अब आपके साथ में रहेगी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने अभी तक ना तो इसका नाम सुना है ना कभी पढ़ी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनिएगा, इस नई फिजिकल क्वांटिटी को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस नई फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस नई फिजिकल क्वांटिटी को जो अब हमको जाननी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हर मीडियम का होता है अलग अलग, है ना। जैसे हर मीडियम का अलग अलग, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप वाटर का कैलकुलेट करोगे तो अलग होगा, अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास का कैलकुलेट करोगे तो अलग होगा, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप डायमंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अलग होगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि रिफ्रैक्शन कितना होगा, लाइट रे अपने नॉर्मल पाथ से कितना डिविएट हो जाएगी, सीधे सीधे आ रही है, थोड़ा ही डिविएट होगी या बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाएगी। तो डिविएशन किस एक्सटेंट पर जाकर के ख़त्म होगा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसमें रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, लाइट रे का डिविएशन भी ज़्यादा होगा। इज इट ओके? अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इज इट ओके, वैल्यू कम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्शन भी कैसा होगा? कम होगा। लाइट रे अपने पाथ से डिविएट थोड़ी होगी, है ना, हो सकता है सीधे सीधे जा रही हो और हल्का सा थोड़ा सा डिविएशन हो जाए। कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या हो? कम।
कम हो ज़्यादा हो तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन, कम हो तो कम रिफ्रैक्शन, ये बात तो समझ में आई, पर अभी तक भी ये समझ में नहीं आया कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने से पहले आप इसके टाइप्स पढ़ लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट ओके? ध्यान से सुनते जाइएगा, धीरे धीरे टिल द एंड ऑफ द क्लास आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो दूसरे टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना है, ये दूसरे टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। धीरे धीरे दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, एंड द सिंबल विच इज गिवन टू इट इज एन, स्मॉल एन। कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से। चलिए देखिए, हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, हमें मानिए कि किसी भी मीडियम का, मान लो कि आपको पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं इसे, एन वाटर। वाटर लिखना अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू। इतना लिखना भी काफ़ी होगा। कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो सुनिए। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये है इसका फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये इसका फॉर्मूला है। देखिएगा ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम एक सिंबल दे चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही लाइट चैप्टर की। क्या सिंबल दिया गया था? जो सिंबल दिया गया था दिस इज सी। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को भी हमने सिंबल प्रोवाइड कर दिया। आगे देखिएगा, इस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की तो वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। दिस इज 3.8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। उस हिसाब से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट कर सकते हैं? वाटर का। आ गई बात समझ में? तो ये जो तरीका हमने अप्लाई करा, इससे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं विच इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका भी फॉर्मूला जान लेते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब, जैसे मानो कि मैंने लिखा कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। किसका? वाटर का। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये जो सिंबल आपके सामने बनाया गया है, ये सिंबल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पानी का अकेले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने चाहा कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं? ग्लास मीडियम के रेस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट ओके? जो आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है? वाटर का बता रहा है फिलहाल यहाँ पर। किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है? ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे? क्या सेम रहेगा फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिएगा। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की जगह आप लिखेंगे
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिला? NWG। क्या बोलते हैं NWG को? NWG को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। आई बात समझ में? तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में आया? ग्लास के रेस्पेक्ट में। उसके लिए हमें ऊपर न्यूमरेटर में किसकी स्पीड लिखनी पड़ी? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड लिखनी पड़ी? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? तो जरा एक बार इस वाले फॉर्मूले पर दोबारा आ जाइए। और यहाँ पर भी तो आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा है ना, यहाँ पर ग्लास के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर एयर के रेस्पेक्ट में। तो बस याद रखिएगा कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए, है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो NWA। इज इट ओके? पर याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा जाए तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। और उसे ऐसे NWA लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर है कि हम क्या लिखें? NW। ये आपको NW का मतलब ही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। पर हम यहाँ रिस्पेक्ट वर्ड हटा देते हैं क्योंकि ये हमें पानी का एब्सोल्यूट, पानी का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। आई बात समझ में? और जरा इधर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ पर आप किसी एक मीडियम का, किसी भी मीडियम का, जैसे हम यहाँ वाटर का कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अलावा किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? तो एक बार दोबारा से देख लें आप इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है। फिर 1 मिनट बाद मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी, पहले इसे देख लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब मुझे आपको एक बात और बतानी है कि देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला कि क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई यूनिट भी होती होगी, मीटर, मीटर पर सेकेंड, ऐसी कोई यूनिट। तो चलो पता लगाते हैं कि क्या इसकी कोई यूनिट होती है। तो देखिएगा, देखो आपने कैसे कैलकुलेट करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड के रेशो से। न्यूमरेटर में भी स्पीड और डिनोमिनेटर में भी स्पीड, ऊपर भी स्पीड और नीचे भी स्पीड। तो जब स्पीड और स्पीड ही है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कोई यूनिट बचेगी ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट हैज़ नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं होती। किसकी यूनिट नहीं होती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ नंबर, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इट ओके? और अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इट ओके? देखिएगा एक बार और, फॉर्मूले में कोरिलेशन समझाने जा रही हूँ मैं। आपने पहले वाटर लिखा और बाद में एयर, तो बाद वाला मीडियम तो न्यूमरेटर में चला जाता है और पहले वाला मीडियम डिनोमिनेटर में। देखा आप लोगों ने? इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपने लिखा NWG, तो बाद वाला मीडियम तो कहाँ चला गया? बाद वाले मीडियम की स्पीड न्यूमरेटर में और पहले वाले मीडियम की स्पीड डिनोमिनेटर में। तो ये याद रखना है आपको। तो किसी का भी निकालना चाहो, जैसे मानो कि मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इज इट ओके? उल्टा बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखा है, W पहले लिखा है, G बाद में। मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या कर दोगे आप, जो बाद वाला मीडियम है वो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो पहले वाला मीडियम है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बनेगा स्पीड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए इस फॉर्मूले को, NGW के फॉर्मूले को, ताकि आपको फॉर्मूला फ्रेम करना आ जाए। हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला NGW का। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वर्ड को हटा देते हैं, हमें फॉर्मूला लिखने की जगह मिल जाएगी। देखिएगा क्या फॉर्मूला मिलेगा, NGW का बाद वाला मीडियम कहाँ जाएगा, देखिए ये बाद वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब बाद वाला मीडियम जाएगा न्यूमरेटर में। तो आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और जो पहले वाला मीडियम है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला हर बार बदल जाएगा, एक फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, बस ये बात याद रखनी है कि ये वाला मीडियम कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ये वाला मीडियम नीचे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आई होप आप किसी भी फॉर्मूले को फ्रेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फ्रेम द फॉर्मूलेज। इज इट ओके? तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, इसके बारे में और भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।